नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लासों से हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के किस व्यक्ति ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किस प्रकार के सिद्धांत आज प्रचलित हैं, इनका परिचय लिया। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो दो हैं, जिसके अंतर्गत हमने एक तारक परिकल्पना या एक तारक सिद्धांत है, दूसरा है द्वैतारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत या एक तारक परिकल्पना से मतलब है इस सिद्धांत के समर्थक जो विद्वान हैं उनका मानना है कि पृथ्वी या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है या एक ही पदार्थ से हुई है, ऐसा इनका मानना रहा है। जिसके अंतर्गत हमने तीन मुख्य सिद्धांत, वैसे देखें तो बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में या जिनको ज़्यादा महत्व दिया गया है वो सिद्धांत हमने तीन पढ़े हैं। जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सबसे पहले 1739 के अंतर्गत फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दे बफन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसने कि पुच्छल तारा सिद्धांत नाम दिया। उसके बाद में जर्मनी के विद्वान इमैनुअल कांट ने 1796 के अंतर्गत अपना सिद्धांत दिया, जिसे बाह्य राशि परिकल्पना नाम दिया। इसके उपरांत लाप्लास जो एक गणितज्ञ थे फ्रांसीसी, उन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को परिमार्जित करके और 1905 के अंदर चैम्बरलेन एवं मोल्टन नामक विद्वानों ने नई संकल्पना के साथ ग्रहणों सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया। इसके बाद में रूस के ओटो श्मिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन दोनों विद्वानों ने मिलकर के और निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया और प्रस्तुत किया। तो ये तो थे एक तारक परिकल्पना से जुड़ने वाले सिद्धांत। अब द्वैतारक परिकल्पना, जिसके अंतर्गत दो तारों को मुख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए माना कि एक तारा सूर्य और एक अन्य तारा, इन दोनों की परिभ्रमण पथ के ऊपर आपस में टकराव होती है और उस टक्कर से सूर्य का एक बड़ा हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है और वही बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अनेक टुकड़ों में, अनेक वलयों में विघटित हो करके और अन्य ग्रह, पृथ्वी और अन्य ग्रह या यूँ कहें ब्रह्मांड बनने के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत चर्चा की है। इन सब सिद्धांतों के अंतर्गत जो आज के विद्वानजन, आज का विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जिस सिद्धांत पर एकमतता उन्होंने व्यक्त की है, वो सिद्धांत है द्वैतारक सिद्धांत के अंतर्गत आधुनिक सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण नाम इसका निकल करके आया वो है आधुनिक सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बड़ा या विस्तार, इसको नाम दिया है विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत।
विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसके नाम से इसे पुकारा जाता है। अर्थात इस शब्द का तात्पर्य है कि आज हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका विस्तार हुआ है। इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं एडविन हब्बल। इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1920 में प्रस्तुत किया था। काम इन्होंने 1905 से ही इस सिद्धांत के ऊपर शुरू कर दिया था, लेकिन प्रचारित किया एडविन हब्बल ने 1920 के अंतर्गत अपना ये सिद्धांत दिया, विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत, जिसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि आज का जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने भी हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत पिंड हैं या पदार्थ हैं, इनका जो निर्माण हुआ है, ये निर्माण विभिन्न अवस्थाओं में हुआ माना है इन्होंने। जिस पदार्थ से आज के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उस पदार्थ को इन्होंने ए पावर ऑफ सिंगुलरिटी नाम दिया है, अर्थात एकाकी परमाणु। एकाकी परमाणु नाम इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत दिया। इनका कहना है कि सर्वप्रथम मात्र एक बहुत ही छोटा सा एक पदार्थ था। इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक इन्हीं के समकक्ष विद्वान थे हॉयल। उन्होंने कहा है, अपने सिद्धांत के अंदर उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, स्थिर अवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से। इस सिद्धांत से का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये मानना है कि जिस पदार्थ से सर्वप्रथम हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो मात्र एकाकी परमाणु था। और इस परमाणु की जो विशेषता इन्होंने बताई है, वो उस विशेषता बताई है कि इसका आयतन तो था सूक्ष्म, मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा था, ये एकाकी परमाणु नाम दिया। दूसरी इसकी जो विशेषता रही है कि इसका तापमान एवं घनत्व ये अनंत बताया। एकाकी परमाणु की कि आयतन तो था इसका सूक्ष्म, अर्थात बहुत छोटा था, लेकिन इस पदार्थ के अंतर्गत तापमान और घनत्व अनंत था। दूसरी अवस्था के रूप में इन्होंने कहा कि लगभग मानना है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना होती है, अर्थात ब्रह्मांड के विस्तार की या इस एकाकी परमाणु में विस्फोट की घटना होती है 13.7 अरब वर्ष पहले। इस पदार्थ के अंतर्गत महाविस्फोट होता है और इस महाविस्फोट से अनेकों पदार्थ निकल करके इस ब्रह्मांड के रूप में, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत फैल जाते हैं। इसका मानना है कि इस एकाकी परमाणु के अंतर्गत जिस तरीके से आज परमाणु जो पदार्थ होते हैं, उनके अंदर 2 प्रकार के विस्फोट, एक पदार्थ या परमाणु का विखंडन, दूसरा परमाणु संलयन क्रिया होती है। तो यहाँ पर परमाणु विखंडन की बात को इन्होंने माना है, और विखंडन के अंतर्गत एक छोटा सा पदार्थ या छोटी सी ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में तब्दील होती है, ऐसा इन्होंने बताया। कि इसके अंतर्गत जैसे ही 13.7 अरब वर्ष पूर्व
बिग बैंग की घटना होती है या इसके अंतर्गत महाविस्फोट होता है, उस विस्फोट की घटना के तुरंत 3 मिनट बाद ही अनेकों और परमाणु का निर्माण होना इन्होंने माना है कि उसके उपरांत 3 मिनट बाद में ही अनेक परमाणु, पहले एक परमाणु माना है, इस परमाणु के अंदर विस्फोट होता है और अनेकों बढ़ जाता है, अनेकों भागों में बढ़ जाता है, तो 3 मिनट पश्चात ही अनेकों और पदार्थ किसके अंतर्गत निर्मित हो जाते हैं या उनका ये संगठन हो जाता है। धीरे धीरे यही घटना फिर इनके अंदर भी होती है, इनमें भी वो विस्फोट की घटना दोहराई जाती है और इनसे भी वही क्रिया के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत पदार्थ फैल जाता है। 13.7 अरब वर्ष पहले दूसरी अवस्था के रूप में इन्होंने इस घटना को बताया और इसमें 3 मिनट पश्चात दूसरा परमाणु निर्मित हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसीय अवस्थाएं मौजूद हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने जिन गैसों की जानकारी दी है या ब्रह्मांड के अंतर्गत होना बताया है, उसके अंतर्गत हाइड्रोजन एवं हीलियम क्योंकि जो एकाकी परमाणु जो माना है वो हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित इन्होंने बताया है। तो इन दोनों गैसों की स्थिति या उत्पत्ति हो जाती है। इसके उपरांत वायुमंडल कुछ समय पश्चात पारदर्शी हो जाता है। इनका कहना है कि लगभग 3 लाख इस घटना के यानी 13.7 अरब वर्ष पहले जब विस्फोट की घटना होती है, इस घटना के 3 लाख वर्ष बाद एक घटना इन्होंने और बताई है जो तीसरी अवस्था में बताई कि इस 3 लाख वर्ष बाद जो परमाणु या जो पदार्थ वायुमंडल के अंदर उस अवस्था में था उसका तापमान इन्होंने और घनत्व तो अनंत बताया है। 3 लाख वर्ष पश्चात इस विस्फोटित पदार्थ का तापमान घटने लग जाता है और इन्होंने अपने अन्वेषणों के माध्यम से ये खोज की है कि 3 लाख वर्ष पश्चात इस परमाणु का या यूं कहें कि पृथ्वी के आरंभिक तापमान में लगभग 4500 डिग्री केल्विन तापमान में गिरावट बताई है कि उस समय जो तापमान आरंभिक अवस्था में था 3 लाख वर्ष बाद में उस तापमान के अंतर्गत 4500 डिग्री केल्विन तापमान घट जाता है। अर्थात यूं समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि तापमान के अंतर्गत गिरावट आने लगी है, अर्थात पृथ्वी ठंडी होने लगी है। क्योंकि आरंभिक अवस्था के अंतर्गत ये हीलियम और हाइड्रोजन से निर्मित थी, उस समय तप्त अवस्था में थी। अगर इस बात के ऊपर आज भी हम यकीन करते हैं तो पृथ्वी का जो केंद्र है, गर्भ है इसका, वो गर्भ आज भी 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को संजोए हुए है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई की ओर जा रहे हैं, केंद्र की ओर जा रहे हैं हम वायु परिधि से, तो तापमान के अंतर्गत वृद्धि होती है, जिसका अध्ययन हम आगे जलवायु वाले लेसन के अंतर्गत करेंगे। किस गति के या कितनी दूरी पर कितनी दर से तापमान घटता है या बढ़ता है, कितनी कौन सी परत में क्या स्थिति होती है, इसका अध्ययन हम पृथ्वी की संरचना वाले लेसन के अंतर्गत कर पाएंगे। तो ये तापमान इसमें इतना गिरावट आ जाती है इसके अंतर्गत और धीरे धीरे वायुमंडल पारदर्शी हो जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन जो आरंभिक गैस थी जिनसे कि प्रारंभिक ब्रह्मांड या प्रारंभिक हमारा वायुमंडल निर्मित था, कुछ समय पश्चात ये गैसें क्षीण हो जाती हैं और इनके स्थान पर पृथ्वी के अंदर से उत्सर्जित होने वाली और पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से उत्पन्न होने वाली गैसों ने इनका स्थान ले लिया और ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल से दूर धकेल दी जाती हैं। ऐसा इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत दिया है, जिसको कि इसका मानना है कि
आज भी हमारे इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसको लेकर के एडविन हब्बल ने एक प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिसको हम ये आधार पर समझ सकते हैं कि एक बिन फुला हुआ गुब्बारा हम लें कि ये बिन फुला हुआ गुब्बारा है और इस गुब्बारे के ऊपर निश्चित दूरी के माप के आधार पर हम लोग इसके ऊपर अपने पेन से निशान लगा लेते हैं, निश्चित दूरी पर बिन फुले हुए गुब्बारे के ऊपर। अब तत्पश्चात हम इसको हवा के द्वारा फुलाने की कोशिश करते हैं। गुब्बारे का आकार बिन फूला था, छोटा था। फुलाने के बाद में जैसे जैसे हम लोग इसमें हवा भरते जाते हैं, गुब्बारे का आकार बढ़ता चला जाता है, अर्थात गुब्बारे का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे जैसे ही गुब्बारा बड़ा आकार ले लेता है, तो जैसा हमने देखा था कि बिना फूले गुब्बारे के ऊपर एक से दूसरे निशान के बीच की दूरी जो कम थी, फुलाने के बाद उस दूरी को फिर से हम नापते हैं तो वो दूरी बढ़ती हुई चली जा रही है। ना कि एक स्थान से एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह के बीच की दूरी बढ़ रही है, बल्कि जो हमने चिन्ह लगाए थे वो पहले अपने पेन से पेंसिल से वो छोटे आकार के थे, लेकिन जैसे ही गुब्बारा फूलता है उनका आकार भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इस आधार पर उन्होंने इस बात को ब्रह्मांड के साथ जोड़ करके साबित करने की कोशिश की है कि इस आधार पर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जिससे हमारी निहारिका, जैसे इस गुब्बारे को हम निहारिका मान लें और हमारे ब्रह्मांड रूपी जो विभिन्न ग्रह हैं उनको इन चिन्हों के साथ इन्होंने जोड़ करके देखने की कोशिश की है। तो इस आधार पर इन्होंने ये व्यक्त किया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये जो चिन्ह हैं इनको इन्होंने मिल्की वे अर्थात आकाश गंगा नाम दिया है, जो असंख्य तारों का समूह होता है आकाश गंगा। अब एक आकाश गंगा, ऐसा नहीं कि केवल हमारे ब्रह्मांड के अंदर मात्र एक ही आकाश गंगा, असंख्य आकाश गंगाएं बताई गई हैं और ये आकाश गंगाएं इन तारों का समूह होती हैं और एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के मध्य हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। प्रकाश वर्ष न कि प्रकाश की दूरी, बल्कि एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी का माप है, जिसको कि हम आगे अध्याय में पढ़ पाएंगे इसके बारे में कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकल करके और पृथ्वी तक जब पहुंचता है तो हम विज्ञान के अंदर अनेकों बार पढ़ करके आ चुके हैं कि 8 मिनट से लेकर के 20 से 22 सेकंड का समय लेता है और इसकी जो चाल होती है या गति होती है वो होती है 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचता है। इस आधार पर हम गणना करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो निकल करके आ जाती है। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के मध्य हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। इतना बड़ा हमारे ब्रह्मांड का फैलाव है। इस आधार पर उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ये साबित किया है और आज के विद्वान जन भी हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के इस सिद्धांत के ऊपर सर्वमान्य हैं। तो ये तो हमारी पृथ्वी की या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के आरंभिक और आधुनिक सिद्धांत रहे हैं। इसके बाद में हम लोग हैं जो हमारे सौरमंडल का निर्माण और सौरमंडल के घटक, चंद्रमा, तारे और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो बिंदु हैं इनका अध्ययन हम लोग अगले लेसन में या अगले क्लास के रूप में कर पाएंगे।